पिछले वीडियो में हमने जाना बुद्धि की परिभाषा और उसके परिचय के बारे में। आज का टॉपिक है बुद्धि की विशेषताएं। आज हम बुद्धि की विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर परिभाषाओं और वास्तविक अर्थ के आधार पर बुद्धि की विशेषता क्या उसमें से निकलकर सामने आती है। आज हम उस पर विचार करेंगे कि किन किन विशेषताओं को यह अपने अंदर सम्मिलित करके बुद्धि रखती है। तो बुद्धि की विशेषताओं की जब बात करते हैं तो पहला नंबर उसमें आता है कि बुद्धि परिभाषाओं के आधार पर कि बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है, यह उसकी विशेषता है। बालक जब जन्म लेता है तो उसके साथ ही कई मानसिक योग्यताएं भी उसके साथ आती हैं। पर्यावरण और समाज में उसका पोषण होता है और वो बढ़ते समस्याओं को समाधान करने की स्थिति तक वो आ जाता है। यानी कि बुद्धि पहली विशेषता यह है कि बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। वह कहीं से वह एडॉप्ट नहीं करता है। पर्यावरण में जन्म लेने के बाद वह पर्यावरण से उसका संवर्धन करता है, लेकर वह पहले से ही आता है। बच्चे के जन्म के साथ ही उसकी बुद्धि भी आती है। कई मानसिक योग्यताओं के संग्रह को ही बुद्धि कहा गया है। परिभाषाओं के आधार पर हमने देखा है चिंतन, कल्पना, तर्क शक्ति, विचार शक्ति, ध्यान इत्यादि के आधार पर कहा गया कि इन सभी का संग्रह ही बुद्धि है। यानी कि बुद्धि एक शब्द है जो कि कई मानसिक योग्यताओं का संग्रह है। उसमें हम देखते हैं कि जिसके सहारे व्यक्ति समस्याओं का समाधान कर पाता है, तर्क कर पाता है इत्यादि। दूसरे नंबर पर जब हम बुद्धि की विशेषता को देखते हैं तो बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। यह कैसे होता है? यह ऐसे होता है कि जब आप किसी प्रतीक चिन्ह को, किसी वाक्य को, किसी शब्द पर आप जब विचार करते हैं तो उसको देख करके उसके शुरुआत की कल्पना करते हैं, उसके मध्य की कल्पना करते हैं, उसके अंत की कल्पना करते हैं, उसके बारे में अपना एक परसेप्शन बनाते हैं, अपनी परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। यह अमूर्त चिंतन का एक उदाहरण है। तो बुद्धि क्या करती है, जब जैसे हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो पढ़ करके अपनी एक अलग सोच हम निर्धारित करते हैं, बनाते हैं। तो यह कहाँ से आता है? यह हमारी मानसिक योग्यता से हमें मिलती है। मानसिक योग्यता में जब हम ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं तो हमें कई तथ्य और पहलू उसमें से प्राप्त होते हैं। इसीलिए बुद्धि की विशेषताओं में दूसरे नंबर पर यह कहा गया कि बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। इसी के सहारे व्यक्ति शब्दों, प्रतीक चिन्हों, वाक्यों को समझने पर बल देता है, समझने का प्रयास करता है। तीसरे नंबर पर जब हम बात करते हैं बुद्धि की विशेषताओं में तो बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में सहायता करती है। अमूर्त चिंतन से हट करके, अमूर्त बातों से हट करके बुद्धि कई समाज में कई तरह की घटनाएं होती हैं, दिन प्रतिदिन हम देखते हैं समाज का अंग बन के। पर्यावरण में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। इन सभी सवालों का जवाब हम अपने आप से प्राप्त कर पाते हैं तो निश्चित रूप से उसमें बुद्धि का स्थान होता है। तो बुद्धि की यह विशेषता है कि वह विभिन्न बातों को समझने में हमारी मदद करती है। हम हर चीज़ के लिए हम शिक्षक पर आश्रित नहीं रहते हैं, हम समाज पर आश्रित नहीं रहते हैं। हम कई तरह की घटनाओं को देखते हैं, समझते हैं और अपने आप से सवाल पूछते हैं और उसका जवाब पाने का प्रयत्न करते हैं। तो जो हमें अपने आप से जवाब मिलता है वह हमारी बुद्धि क्षमता का ही देन है कि वह जवाब हमें प्राप्त हो पाता है। हम अपने आप से सवाल पूछते हैं और अपने से उत्तर पाकर संतुष्ट हो जाते हैं, तो उसमें बुद्धि का अहम स्थान होता है। तीसरे नंबर पे जब हम बात करते हैं विशेषताओं की तो उसमें हम देखते हैं कि बुद्धि व्यक्ति को अपने पिछले अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता देती है। बुद्धि अपने पिछले अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता देती है। व्यक्ति दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्य करता है। कार्य करने के दौरान उसे कई तरह के अनुभव प्राप्त होते हैं। कुछ सार्थक अनुभव, कुछ अच्छे अनुभव प्राप्त होते हैं, सार्थक अनुभव प्राप्त होते हैं, कुछ निरर्थक अनुभव प्राप्त करते हैं।
कुछ गलत सही चीज़ें हमें प्राप्त हो जाती हैं, कुछ गलत चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। गलत चीज़ें जो प्राप्त होती हैं उसमें हम संशोधन करके पुनः प्रयास करते हैं, और जो हमें सही चीज़ें प्राप्त होती हैं उसे हम आने वाले समय के लिए सुरक्षित रख लेते हैं, अपनी स्मृति में उसे रख लेते हैं कि भविष्य में अगर इस तरह की घटना, इस तरह की समस्या हमारे सामने आ जाएगी तो हम इस तरह के तरकीब का, इस तरह के विधि का प्रयोग करके उस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो तीसरे नंबर पर बुद्धि की यह विशेषता है कि वो अपने व्यक्ति के किए गए कार्य के पिछले अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता देती है। यानी वो जो अनुभव है वह आपके स्मृति स्तर में, मानसिक प्रणाली में वो अस्थायी हो जाती है, और जब कभी वैसी परिस्थिति आती है तो उस अनुभव से व्यक्ति लाभ उठा लेता है और कई समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेता है। चौथे नंबर पर जब हम विशेषता में देखते हैं तो बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। स्वाभाविक है कि हम पृथ्वी पर जिंदा हैं, जब आगे बढ़ते हैं, दिन प्रतिदिन कोई कार्य करते हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारे सामने कई परिस्थितियाँ आएंगी, कुछ जटिल परिस्थितियाँ आएंगी, कुछ समस्याएं आएंगी जिनका निराकरण करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है। जब हम उसका निराकरण करेंगे तभी हम अगले पायदान पर जा सकेंगे। जैसे सीढ़ी पर चढ़ना है, प्रथम चरण पर चढ़ते हैं, फिर दूसरे चरण पे, फिर तीसरे, फिर चौथे, ऐसे करते करते एक एक पायदान चढ़ते 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 हम शिखर तक पहुंचते हैं। तो ये चरण है। व्यक्ति जीवित है, संघर्ष करता है जीने के लिए, सफलताओं को पाने के लिए संघर्ष करता है, जीने के लिए संघर्ष करता है। तो उसके सामने कई परिस्थितियाँ आती हैं, कुछ जटिल परिस्थितियाँ आती हैं, कुछ सरल परिस्थितियाँ। सरल परिस्थितियों में वह आसानी से निकल जाता है, लेकिन जटिल परिस्थितियों के लिए उसे सोचना पड़ता है। विकट समस्याएं आ जाती हैं कि उन समस्याओं का निराकरण कर पाना तत्काल ज़रूरी होता है, और वो क्षणिक भी नहीं होता है। उसके लिए ध्यान की ज़रूरत होती है, चिंतन की ज़रूरत होती है, सूझ की ज़रूरत होती है, विचार की ज़रूरत होती है, ध्यान की ज़रूरत होती है। तब जाकर के व्यक्ति जब उस पर सोचता है, चिंतन करता है, तब उसे लगता है कि यह समस्या हम इस तरह से आसान बना सकते हैं, इस परिस्थिति से हम इस विधि से बाहर निकल सकते हैं। परिस्थितियाँ भी आएंगी और समस्याएं भी आएंगी। ज़रूरत यह है कि हम उन परिस्थितियों का निराकरण कर सकें और उस समस्याओं का निराकरण करके आगे निकल सकें। ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं आएंगी, आज भी हमारे जीवन में तमाम तरह की समस्याएं हैं जिससे हम घबरा जाते हैं। कई तरह की बातें उलूल जुलूल हमारे दिमाग में आ जाती हैं, लेकिन जब उन समस्याओं को हम धीरे से, आसानी से, ध्यान में, चिंतन में ले करके आते हैं और उस पर सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो तुरंत हल हो जाएगा, ऐसे इसको करेंगे ये काम साधारण आसानी से हो जाएगा। तो यह चीज़ है, बुद्धि व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों और समस्याओं, जटिल समस्याओं को सरल बना देती है। अब जिस व्यक्ति में इतनी मानसिक योग्यताएं नहीं रहेंगी उसके लिए छोटी समस्या भी बहुत विकराल रूप लगेगी। वो सोच ही नहीं सकता है, ध्यान ही नहीं कर सकता है, तर्क ही नहीं कर सकता है, तो उसे समाधान पता ही नहीं चलेगा कि हम कैसे समाधान करें। समस्या आ गई, लड़ेगा समस्या से, उसको विधि ही नहीं पता है। मैथ के स्टूडेंट को फॉर्मूला पता नहीं रहेगा तो वो कैसे सवाल को सॉल्व करेगा, नहीं कर पाएगा। और जिस बच्चे को यह पता है उसका फार्मूला, वो सवाल को तुरंत हल कर देगा। तो जिस व्यक्ति में मानसिक योग्यताएं रहेंगी वो व्यक्ति आसानी से अपनी परिस्थितियों को सामान्य बना सकता है। पाँचवें जब हम बात करते हैं विशेषता की, तो बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने का गुण प्रदान करती है। देखें अब इसमें, बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने का गुण प्रदान करती है। प्रतिदिन हमारे सामने एक नई परिस्थिति आती है। कल हम जिस दिन में गुजर गए, कल जो दिन हमारे सामने गुजरा वो ज़रूरी नहीं है कि आज भी वही दिन हो। आज एक नया सवेरा आता है, नई चीज़ें आती हैं, नई परिस्थितियाँ आती हैं, नई समस्याएं आती हैं, नए लोग मिलते हैं। हम कैसे उनसे सामंजस्य स्थापित करें? यह सामंजस्य कई रूपों में हो सकता है। स्थान के रूप में आज हम यहाँ रह रहे हैं, कल हम दूसरे जगह चले जाएंगे, उस परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित करना। हम एक नए व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उसके विचारों से तालमेल स्थापित करना। यह कई रूपों में सामंजस्य हम स्थापित करते हैं। अपनी भावनाओं में हम सामंजस्य स्थापित करते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, उनके भावनाओं का कद्र करते हैं, सम्मान करते हैं। तो यह बुद्धि जो हमारे पास, ये मानसिक योग्यताओं का जो एक समूह है, वह हमें नवीन परिस्थितियों में
सामंजस्य स्थापित करने का गुण प्रदान करते हैं। यानी हम सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं अपना। व्यक्ति कहता है ना कि दिमाग लगाइए, इसका मतलब वह कहता है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और अपने चिंतन सोच के आधार पर इसका कुछ निराकरण कीजिए, निदान कीजिए। तो जब हम नई परिस्थिति में आते हैं तो स्वाभाविक है कि हमें सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। हम दिन प्रतिदिन सामंजस्य स्थापित करते हैं, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक स्थान से दूसरे स्थान में। हम सामंजस्य स्थापित करते करते ही तो यहाँ तक आए हैं, इतनी उम्र हुई है हम सबकी। नहीं सामंजस्य स्थापित करेंगे तो जीवन का सफ़र कठिन प्रतीत होने लगेगा, हम नहीं उसको सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे। हमें लड़ना पड़ता है, स्थापित करना पड़ता है अपना संबंध परिस्थिति के साथ। तो बुद्धि हमें एक शक्ति, एक ताकत प्रदान करती है कि हम परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करें, कैसे हम एडजस्ट करें उसमें, ताकि हमारे निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। 6वें नंबर की हम बात करते हैं तो उसमें बुद्धि व्यक्ति को बुरे और भले, नैतिक अनैतिक, सत्य असत्य इत्यादि कार्यों में भेद करने की योग्यता प्रदान करती है। कैसे हम भेद करते हैं कि कौन सा कार्य गलत है, कौन सा कार्य सही है, सत्य है असत्य है, नैतिक है अनैतिक है। किसी ने हमें कुछ बोल दिया तो उसका हम अर्थ लगाते हैं कि नहीं, यह तो हमारे साथ बुरा व्यवहार है, यह असत्य है, यह अनैतिक कार्य है। इसका हम मूल्यांकन कैसे कर पाते हैं? इसका मूल्यांकन हम अपनी बुद्धि से ही कर पाते हैं। यानी बुद्धि हमें वो शक्ति देती है, वो प्रेरणा देती है, वो विधि देती है, वो एक हथियार देती है जिसके आधार पर हम यह तय कर पाते हैं कि कौन सा काम भला है, कौन सा काम बुरा है, कौन सत्य है, कौन असत्य है। इसमें हम आसानी से भेद कर पाते हैं। जिसकी मानसिक योग्यता कमज़ोर है उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि वह जो कार्य कर रहा है वह गलत है या सही है, वह नैतिक है या अनैतिक है, भला है या बुरा है। और जिसकी मानसिक योग्यता मजबूत है वो ध्यान कर सकता है, चिंतन कर सकता है, वो इस बात में विभेद कर लेता है कि हाँ हम जो कर रहे हैं स्वयं से स्व अनुशासित वो हो जाता है कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। 7वें नंबर की हम जो बात करते हैं बुद्धि की विशेषता के बारे में, तो बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यह देखा गया है कि व्यक्ति जिस परिस्थिति में रहता है उसके वातावरण का प्रभाव भी बुद्धि पर पड़ता है। यानी हमने एक बीज लगा दिया, जिस जगह पे हमने बीज लगाया उसके लिए अनुकूल पर्यावरण अगर हम नहीं देंगे तो वो पौधा अपने वास्तविक रूप में नहीं आ पाएगा। जैसे बुद्धि के प्रथम जब विशेषता की बात की गई है तो उसमें कहा गया है कि बुद्धि जन्मजात शक्ति है। यानी वह बीज है, वह अपने अंदर ले करके आया है। बीज आपको नहीं लगाना है, बीज वह अपने अंदर लगा करके लाया। आपको उचित पर्यावरण और वंशानुक्रम देना है ताकि वह उस बीज का पोषण एक स्वच्छंद और सुलभ वातावरण में हो सके, जिससे वह अपने संपूर्ण अस्तित्व में वह सामने आ जाए। अगर पौधे को उचित पर्यावरण न मिले तो फिर वह अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आ सकता है। उसे जितना फलदार होना चाहिए, जितनी पत्तियां होनी चाहिए, वो पूर्ण आकार नहीं ले पाएगा। उसी तरह बुद्धि, अगर हम उसका पोषण न करें, उसके अनुकूल वातावरण न दें, तो वह अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आ सकता है। तो ये 6-7 हमने पॉइंट्स को रखा जो बुद्धि की विशेषताएं हैं, यह एडवांटेज है उसका, कैसे हमारे अंदर यह कार्य करती है, कौन कौन सी हमें योग्यता प्रदान करती है। अभी इस आधार पर हम यह तय कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति में अगर हम अनुकूल वातावरण न दें और बुद्धि का, उसके अंदर मानसिक योग्यताओं का अभाव हो जाए तो फिर उसका जीवन कितना कष्टप्रद हो सकता है। वो अपनी समस्याओं का निराकरण जल्दी नहीं कर पाएगा, उसे तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन 6-7 ये बुद्धि की विशेषताएं हैं जो हमें बताती हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है और कैसे इसमें हमें संतुलन बनाने की ज़रूरत होती है। अब हम बात करेंगे बुद्धि के प्रकार की, काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। गैरेट ने 3 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है। मनोवैज्ञानिक गैरेट ने 3 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है। पहला अमूर्त बुद्धि, दूसरा मूर्त बुद्धि और तीसरा सामाजिक बुद्धि। गैरेट ने इन 3 प्रकार के बुद्धि का उल्लेख किया, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। उसमें हम अमूर्त बुद्धि की बात करते हैं तो अमूर्त बुद्धि में हम देखते हैं कि इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। बुद्धि में भी प्रकार है, किस किस प्रकार से यह जो है अपने अंदर किन किन गुणों को, किन किन योग्यताओं को सम्मिलित रखती है, उस पर हम देखते हैं। अमूर्त बुद्धि की हम बात करते हैं तो इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। इसमें शब्द, वाक्य, विचार, प्रतीक, चिन्हों
इत्यादि की क्षमता अधिक होती है, उसे समझने की, उसे जानने की। व्यक्ति आसानी से उसको जज कर पाता है। सीटेट में यह क्वेश्चन आ जाता है कि शब्दों, विचारों, वाक्यों से संबंधित बुद्धि कौन सी है, तो वो अमूर्त बुद्धि होती है। अमूर्त बुद्धि पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित है। वह शब्दों को उल्लेखित करने के लिए, विवरण प्रस्तुत करने के लिए उसमें ज़्यादा काम बुद्धि करती है। यानी कि ऐसी मानसिक योग्यता आपके अंदर रहती है कि आप पुस्तकीय ज्ञान के लिए तत्पर रहते हैं, आप उसके भावों को समझ लेते हैं। इस प्रकार की बुद्धि की अधिकता जिस व्यक्ति में होती है, वह व्यक्ति अच्छे वकील बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, आपको दार्शनिक, चित्रकार, साहित्यकार बनते हैं, जो उसमें उसके भाव को, जैसे हम देखते हैं कि एक चित्रकार है, वह पेंटिंग बना देता है, तो पेंटिंग बहुत ऊंचे दाम पर बिक जाती है। हमारे लिए वह एक पेंटिंग समझ में आती है, लेकिन चित्रकार जिस व्यू से जो दृश्यों का वर्णन उसमें करता है, कई भाव उसमें निहित होते हैं, तो वह भावों को पढ़ता है, भावों को समझता है। तो अमूर्त बुद्धि में स्थान दिया गया है पुस्तकीय ज्ञान का। शब्दों को, विचारों को, प्रतीक चिन्हों को समझने की क्षमता और उसके आधार पर परिकल्पना बनाने की जो क्षमता होती है, वह इस प्रकार के बुद्धि में आती है। दूसरे नंबर पर मूर्त बुद्धि की हम बात करते हैं, कंक्रीट इंटेलिजेंस। तो इस बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। मूर्त बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। इस प्रकार की बुद्धि, मानसिक योग्यता जिस व्यक्ति में ज़्यादा होती है, उसे मशीनों से ज़्यादा लगाव होता है। वह मशीनी चीज़ों पर, हम देखते हैं कि कई बच्चों को हम देखते हैं कि वह जब बड़े होते हैं तो खिलौनों को तोड़ देते हैं, फिर उसे लगाने का प्रयास करते हैं। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टीवी, उनको सामान को बनाने में, तारों को जोड़ने में ज़्यादा दिलचस्पी होती है। वो उसी में चीज़ों को बिगाड़ेंगे, फिर बनाएंगे। कई ऐसे हमें बच्चे मिलते हैं जो चीज़ों को बनाएंगे, बिगाड़ेंगे, फिर बनाएंगे, फिर भी बनाएंगे, फिर बिगाड़ेंगे। इस तरह से वो, उनका मन उसमें लगता है। इसे गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। इस प्रकार के जो व्यक्ति, इस प्रकार की बुद्धि की अधिकता जिस व्यक्ति में होती है, वह मशीनों में ज़्यादा रुचि लेते हैं और अच्छे कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर और उद्योगों में उनका अत्यधिक ध्यान रहता है। जैसे कई उदाहरण इसके हैं, हम लोग देखते हैं कि वो कई एंगल से, जो इंजीनियर हैं वह कई एंगल से एक ही चीज़ को देखते हैं, किस विधि से यह सही रहेगा, कैसे बनाए, तोड़ते हैं, फिर जोड़ते हैं, जोड़ते जोड़ते वो एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तीसरे नंबर पर है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, जैसे हम आजकल देखते हैं कि वाक कौशल जिसमें है, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता है, संवेदनशीलता है, तो इसमें इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों से होता है। इस प्रकार की मानसिक योग्यता जिस व्यक्ति में ज़्यादा होती है, वह सामाजिक कार्यों में अत्यधिक बल देते हैं, उनका मन लगता है इस तरह का कार्य करने में। कई सारे कार्यों में आगे रहने की उनकी जो है प्रवृत्ति होती है। यह मिलनसार होते हैं, संवेदनशील होते हैं, सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं, संबंधों को प्रगाढ़ रखने में इनका भरोसा होता है और मानव संबंधों के ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं कि एक मानव का दूसरे मानव से कैसा संबंध होना चाहिए, उसमें मौलिकता होनी चाहिए, आदर्श होना चाहिए। तो ऐसे इस प्रकार की बुद्धि के व्यक्ति जो है मंत्री, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जो आए दिन हम अपने क्षेत्रों में देखते हैं। अपवाद की बात हम नहीं करते हैं। जो इस बुद्धि के अंतर्गत दायरे में आते हैं, वह सामाजिकता को लेकर चलते हैं कि समाज में कैसे प्रेम होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। ये मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। जब आपसे मिलेंगे तो आपको ऐसा अनुभव नहीं होगा कि हम किसी अनजान व्यक्ति से मिल रहे हैं। तो इस तरह से गैरेट ने 3 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया। थॉर्नडाइक, जिसका हम लोग नाम जानते हैं, थॉर्नडाइक ने भी बुद्धि का वर्गीकरण किया। उन्होंने भी 3 प्रकार की बुद्धि का, सब इसी से जुड़ा हुआ है, उन्होंने भी 3 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है। अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। तीनों वही चीज़ें हैं जो गैरेट ने बताया। अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। थॉर्नडाइक के अनुसार जो अमूर्त बुद्धि होती है वो ज्ञानोपार्जन के लिए होती है। शब्दों, प्रतीकों, समस्या समाधान इत्यादि में अमूर्त बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक बुद्धि में व्यक्ति समाज के साथ समायोजन करता है। थॉर्नडाइक के अनुसार ये चीज़ें हैं। और यांत्रिक बुद्धि में भौतिक वस्तुओं का, यंत्रों का, मशीनी चीज़ों में उसे ज़्यादा लगाव होता है और ऐसे व्यक्ति इंजीनियर, मैकेनिक इत्यादि बनते हैं। तो आज हम लोग बुद्धि की विशेषताओं और प्रकारों को हमने समझा
और आगे की चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी। धन्यवाद।